वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में हम लोग जो आईकेएस के कंट्रीब्यूटरीज रहे हैं और उन्होंने कुछ अलग काम किया है, इस विचार से इनके काम के बारे में जानकारी इस वीडियो में देखी, इस सीरीज़ में, मतलब इस मॉड्यूल में। और इसमें हमने 4 वीडियोस प्लान किए थे, उसमें से ये लास्ट वीडियो है। तो हमने इसके पहले अलग अलग शास्त्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। उन्होंने अपना जो काम है वो कैसे प्लान किया, उनके सामने कौन से प्रॉब्लम्स आए, और फिर भी उन्होंने आईकेएस के जो पुराने ब्रांचेस है, ठीक है, तो उन ब्रांचेस को हमारे इस मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके बारे में जो कुछ भी उन्होंने वर्क प्लान तैयार करके वो सक्सेसफुल करके दिखाया, तो उसका वर्क फ्लो भी हमने समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम लोग आईकेएस के कंट्रीब्यूटर्स के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, पर जो 2 पर्सनालिटीज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, दे आर नॉट जस्ट कंट्रीब्यूटरीज बट दे आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स। ओके, सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों तक ये सारा पहुँचाना, ये बातें भी नेसेसरी है। और ये करने में ये जो 2 पर्सनालिटीज़ हैं उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसके लिए अब उन्होंने अपना वर्क कैसे प्लान किया और किस तरीके से वो आगे बढ़ने लगे, इस बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, सो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आईकेएस में काम करने के 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर but they are interrelated, right? So one way is IKS is not all about just text, okay? कि संस्कृत में लिखे हुए कुछ टेक्स्ट है वो लो, उनका स्टडी करो और फिर मॉडर्न कंटेक्स्ट में वो अप्लाई करके दिखाओ। दिस इज जस्ट अ वन वे, राइट? तो ये तरीका जो है वो तो लोग अपनाते ही है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑफकोर्स बड़ा ही होता है। बट सेकंड एप्टीट्यूड, or we can say second way of working, is to understand the approach and thought process used in IKS। ठीक है, कि कौन सा थॉट प्रोसेस से इतने बड़े बड़े काम जो हुए ना वो खड़े हुए हैं। एंड to exactly identify this thought process you can refer any of the text, or else you can refer the working style of ancient personalities, right? और वो अप्रोच जो है ना वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके उस अप्रोच से मॉडर्न कंटेक्स्ट में काम करना। एंड इन दिस पर्टिकुलर वे इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड रेफर एनी टेक्स्ट ओनली, राइट? सो टेक्सचुअल पार्ट जो है उससे काम करना, ये काम एक एक तरीका हुआ। और दूसरा जो है ना वो क्या रहा है तरीका, कि मॉडर्न वे में ये आईकेएस वाला जो थॉट प्रोसेस है ना वो अप्लाई करना। ओके, सो हमारे ये जो 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्होंने इन 2 वे ऑफ वर्किंग का कॉम्बिनेशन कैसे किया ना, ये हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन विथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरुजी रविंदर शर्मा। ओके, सो रविंदर शर्मा was born in 1952. Okay, so from Punjabi family, he was from Punjabi family, and publicly still he is known as Guruji. ओके, सो ये जनता प्यार करती है आपको, राइट? सो वो अलग अलग उपाधियाँ देते हैं, टाइटल्स देते हैं, राइट? सो कुछ टाइटल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट देता है, कुछ टाइटल्स जो होते हैं वो अवार्ड से रिलेटेड होती है। बट these kind of titles are very very important because they are dedicated to you by common people. Okay, so he was an Indian artist, craftsman, storyteller, historian, educationist, sociologist, you can say multiple categories. Okay, but his principal identity was he was an artist. Okay, so he was the founder of one very important establishment or institution, that is Kala Ashram, and it was located in Adilabad. Okay, so Adilabad's Kala Ashram, we will see what was the speciality of this ashram. Okay, and he has been awarded with Kalaratna award by the government of Andhra Pradesh
in 2014. So he was recipient of this Kala Ratna award. Okay, so Guruji was credited with playing a crucial role for almost, we can say, 4 decades in the preservation of the India's ancient rural and tribal art forms. Okay, so what was the main contribution of Guruji Ravindra Sharma in the preservation of, you can say, preservation of ancient rural and tribal art forms. Okay, because why art forms are important, right? Because we say art forms are important to develop skill set. See, knowledge branches, how they are designed in ICAS. एक शास्त्र होता है, ओके, फिर विद्या होती है और फिर कला होती है. शास्त्र क्या होता है? हमारे यही तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना. तो शास्त्र क्या होता है? शास्त्र इज नॉलेज ब्रांच, राइट. उसमें से जो विद्या है, तो विद्या गिव्स यू द लॉजिक, विद्या गिव्स यू द प्रोसीजर, पर एक्चुअली जो हाथ में स्किल चाहिए, ओके, जो ट्रेनिंग चाहिए, सो ये कैसे अचीव होता है? दैट आर अचीव्ड बाय द परस्यूइंग एनी ऑफ द कला, राइट. सो दैट्स वाई आर्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो स्किल्ड होते हैं कौन सा भी काम करने के लिए. हाँ, उस काम के पीछे का जो लॉजिक है वो विद्या वाले लोग जानते हैं, एंड टुगेदर फॉर्म्स शास्त्र, राइट. So that's why art forms are very very necessary, and this thing was correctly identified by Guruji Ravindra Sharma, and this knowledge is hidden in the form of, you can say, tribal people or rural people, and that's why he decided to preserve these India's ancient rural and tribal art forms. Okay, so if we study the early life of Guruji Ravindra Sharma, he was born in a migrant Punjabi family. So his early education was in local school in Adilabad. So he was very keen to learn art and the life of artisan communities from the childhood itself. So what he did, he extensively explored villages and localities in a radius of 20 kilometers. Okay, and in the 20-year of long journey, Guruji explored and studied the irradicates of rural life and local technologies. तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर आर्ट फॉर्म्स प्रिजर्व करने हैं, आर्ट फॉर्म्स समझने हैं, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा. सो उन्होंने ओवर द लाइफ ऑफ 20 ईयर्स उन्होंने जो कुछ भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, रूरल कम्युनिटीज़ है, उनके बारे में स्टडी किया, वहाँ पे घूमे वो, और फिर उनको समझ में आ गया कि कौन से ट्राइबल फैमिली में, कौन से रूरल फैमिली में किस प्रकार के आर्ट फॉर्म्स जो है ना वो प्रेजेंट है. Okay, so Guruji pursued sculpture at the Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University of Hyderabad, and he obtained his post-graduation diploma from the University of Baroda, that is Faculty of Fine Arts in Gujarat. Okay, so what he did over 20 years, okay, over 20 years, he collected artifacts and other materials from rural areas. Okay, so Guruji's collection includes a lot of material used by tribal people as part of their culture. Okay, so material used by locals, okay, as a part of their culture. सो उनको समझ में आ गया कि कौन सी तो आर्ट है कोई भी, तो उसके पीछे वो प्रेजेंट करने के लिए कौन सा मटेरियल इन विलेजेस के द्वारा यूज़ किया जाता है. ओके,
So, his exposure and interaction with the tribal and rural communities built his knowledge about rural economy and technologies, local practices and folk arts. तो उनको क्या क्या समझ में आ गया जो उनका इंटरेक्शन रहा उससे, तो उनको सबसे पहले तो क्या समझ में आ गया कि रूरल इकोनॉमी समझ में आ गई कि कैसे रूरल इकोनॉमी बिल्ट होती है. ओके. एंड most of the economical part of from rural area is dependent upon their art forms itself. Okay, so कौन से तो आर्ट फॉर्म्स उनके पास है उस पर ही उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना वो डिपेंडेंट होती है. देन सेकंड जो है रूरल इकोनॉमी समझ में आने लगी. फिर रूरल टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी कि कैसे वो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं डिजायर्ड फॉर्म में. ओके. सो ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आने लगी. फिर उनको समझ में आने लगा कि लोकल प्रैक्टिसेस क्या है. राइट. सो कैसे उनका लाइफ चलता है एंड हाउ दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन आर्टिस्टिक वे. ओके. सो ये धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा. एंड फिर इन सब से जो फोक आर्ट बना है तो उसका एक ब्रॉड व्यू स्टडी जो है वो उनका होने लगा. और ये जो सारा स्टडी है ना ये उनको काम में आया कब? इन 1979 when he established in 1979 when he established Kala Ashram. So this was the highest contribution, so which has been involved in various activities to bridge the gap between traditional culture experience and the requirements of modernity with specific reference to traditional rural artists and their communities. Okay, so यहाँ पे क्या बात थी कि एक ब्रिज फॉर्म हो गया. राइट. सो इस कला आश्रम का जो मोटो था ना कि एक ब्रिज फॉर्म हो गया किसमें कि एक पहली बात तो ट्रेडिशनल नॉलेज. ओके. ट्रेडिशनल नॉलेज और उसको अगर आपको क्या करना है उसको मॉडर्न करना है तो उसकी मॉडर्निटी इसके बीच में एक ब्रिज फॉर्म करने का काम ये कला आश्रम ने किया. राइट. सो ये कला आश्रम बना ही इसलिए था कि ये सर्व करे ऐसे आर्ट फॉर्म्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो चुके हैं. राइट. उनको जैसे जिस ज़माने में वो बनाए होंगे उस ज़माने का जो ग्लोरी है वो उनको अभी नहीं मिल रहा है और वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. राइट. तो पीपल जो है वो इसको इग्नोर कर रहे हैं. तो ऐसे आर्ट फॉर्म्स जो है ना उसको प्रिजर्व करना, उसके जो प्रैक्टिशनर्स है उनका नंबर बढ़ाना. राइट. उसको मॉडर्निटी में कैसे प्रेजेंट किया जाए इसके तरीके ढूंढना, ये सारे काम जो है ये कलाश्रम के मोटोस थे. राइट. सो इसके लिए ही कलाश्रम जो था वो बनाया गया था. So it hosted some very important events connected with the artisans like the Karigar Panchayat in 2008. Okay. So Guruji shared his knowledge along with insights and anecdotes with the people visiting Kalashram and different forums across the country. जब ये ऐसा एपिसेंटर बनाया जाता है ना कौन सा भी तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों को पता चलता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानना है, सो व्हाट विल बी द ऑप्शन फॉर मी. देन धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि येस दिस इज द प्लेस वेयर यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिशनल एंड रूरल आर्ट फॉर्म्स, ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स. ओके. सो दैट्स वाई इन सोसाइटी सच सेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो कला के लिए ऐसे सेंटर ज़रूरी है, ऐसे शास्त्रों के लिए सेंटर ज़रूरी है. राइट. ऐसे थिंक टैंक्स ज़रूरी है कि जहाँ पे लोगों को समझ में आ जाए कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए देन आई विल गो टू this particular place. Okay. Or I need to visit this particular place or I need to visit this particular group of people. Right. तो हमारे पूरे कंट्री में ऐसे अलग अलग जो सेंटर्स है वो खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इनमें से जब इसकी ज़रूरत लोगों को नहीं थी या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वी नीड सच सेंटर्स एट दैट टाइम
मतलब देखिए कितना पुराना समय है, 1979, तब गुरुजी ने ये जो पर्टिकुलर कला आश्रम है वो इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे काम शुरू कर दिया। और ये जो सारे आर्ट फॉर्म्स है वो प्रिजर्व करने का, वो स्टोर करने का, उसका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ाने का काम जो है वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर जगह पे शुरू हो गया। ओके, एंड क्या बात है कि ऐसा कुछ बनाना ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर जो बनाया है वो चलाना, कंसिस्टेंटली उसमें काम करते रहना। ओके, तो ये बात डिफिकल्ट है, पर ये बात भी गुरुजी ने करके दिखाई। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो गुरुजी हैड बीन अवॉर्डेड विद कला रत्न एज आई सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2014। सो इसलिए ये पर्टिकुलर जो काम है इसलिए उनको ये नाम जो है वो जाना गया। एंड फॉर हिज वर्क ऑन रूरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरुजी वॉज ऑल्सो conferred the DLIT, honorary DLIT degree by the Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram, Haryana in the same year. Okay, तो ये बड़े अवार्ड उनके लिए रहे। सो लोग भी अप्रिशिएट करने लगते हैं। ओके, अथॉरिटीज भी आपको जानने लगती है कि अगर आप ऐसा कुछ काम जो है वो करेंगे तो। एंड दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द वर्किंग स्टाइल ऑफ गुरुजी रविंदर शर्मा। सो उन्होंने अपने लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे या लेक्चर्स डिलीवर किए। तो गुरुजी वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन इंडियन वे ऑफ लाइफ। ओके, सो क्योंकि वो रूट से बहुत कनेक्टेड रहे। सो इंडियन वे ऑफ लाइफ क्या है और वो कैसे जीना चाहिए, ये सीखने के लिए भी गुरुजी के पास बहुत ज़्यादा लोग आते रहते थे। और many people from across India gathered to pay him last tribute in the ashram when he passed away. Okay, so the collected articles of Ravinder Sharma have been put in a book titled as Smriti Jagran ke Harkare. Okay, so Smriti Jagran ke Harkare. Okay, so in this book, all the articles written by him was preserved and documented. And the Kala Ashram set up by Guruji, now it serves as a hub of rural knowledge, and people from different parts of India visit to learn about the rural technologies. Okay, so in this way it is very very important. So ये अब क्या बन गया है, वो जो कलाश्रम है ना जो उन्होंने बनाया था, now it is serving as the hub of rural technology. सो अगर कभी भी आप में से किसी को रूरल टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है ये स्टडी करना है, राइट? और अगर आपको देखना है कि एक विलेज की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो कैसे चलता है, एंड what is the role of art forms present in that particular village, तो ज़रूर आपको इस कला आश्रम को विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ विलेजेस की जो इकोनॉमी है या नंबर ऑफ विलेजेस या ट्राइब्स के जो आर्ट फॉर्म्स है वो प्रिजर्व्ड आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो किसी को भी अगर ये समझना है ना कि सोसाइटी कैसे चलती है, ओके, सो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी, या कौन सी भी इकोनॉमिकल सिस्टम है, सोशियोलॉजिकल सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सिस्टम है, सोशियो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, ओके, सो पॉलिटिकल साइंस है, ये जो सारे ब्रांचेस के नाम जो हम आज सुनते हैं ना, तो वो विलेज में कैसे काम करते हैं, या इन जनरल अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको सबसे पहले किसी भी विलेज की सिस्टम स्टडी करनी चाहिए हमेशा। ओके, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर वे such hubs are very very important where you can get in bulk इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ओके, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि आप हर एक विलेज में जाके घूमोगे। यस, इफ दैट इज योर चॉइस देन यू कैन डू दैट, पर आप ये अपना काम बचा सकते हो बाय visiting such a type of hubs. Okay,
सो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आपको ऐसा स्टडी करना है कि जहाँ पे एक कौन सी भी व्यवस्था, कौन सा भी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, आपको पढ़ना है या सीखना है, देन ऑलवेज ट्राई टू स्टडी द सिस्टम ऑफ विलेजेस. ठीक है. Why this is so? Because they are connected to nature. Okay, they are connected to each other. They have simple structure of any kind of system, right? तो वो मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं. देन यू कैन गेट द रॉ फ्रॉम एवरी सिस्टम इन द विलेज. रॉ, most beautiful and most obvious form, right? So that's why systems of village needs to be studied and they should be included in your syllabus also. इसलिए जब भी कभी ये स्टडी करना है, in that case such a herbs are very very important. So अब थोड़े से फीचर्स देखते हैं गुरुजी के काम के, एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो इफ यू थिंक अ लिटिल बिट कि इट्स नॉट आर्ट फॉर्म मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मेटल, मड, वुड, फाइबर. नो, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट. It is a technology. It is a technological process as a creative unit. Okay, because these art forms, art forms, they are the medium to connect the social lives. Okay, and every family, if you see, in ancient times, every home was a production unit. क्योंकि ये फैमिली में चलता था. हर एक फैमिली आइडेंटिफाई की जाती थी या पहचानी जानी थी फॉर अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म. ओके, सो क्या हुआ? द ओवरऑल रिडक्शन इन द रूरल प्रॉस्पेरिटी हैज ऑल्सो मीन्ड डिक्लाइनिंग लोकल मार्केट्स. सो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि डिक्लाइन हुआ लोकल मार्केट, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हर एक चीज इंपोर्ट होना शुरू हो गया और लोगों को अपनी चीजों का जो महत्व है वो कम लगने लगा और बाहर की जो चीजें है ना वो उनके लिए महत्वपूर्ण रही. राइट? सो such a communities, such artistic communities, now they are on the verge of destitution. Okay, verge of extinction. There are many art forms, only one or two families are practicing them. Okay, still we can get some situation in India. So इस बैकग्राउंड पे गुरुजी ने ये जो कला आश्रम फाइंड आउट किया, कला आश्रम जो ये क्या कहेंगे, जो एस्टैब्लिश किया, उसका जो महत्व है वो बहुत है. सो उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई किया और क्या किया, तो उन्होंने ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स है ना उनको मार्केट कैसे मिले, उनके प्रैक्टिशनर्स कैसे बढ़े, इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया. सो कैसे? वी विल सी वन एग्जाम्पल. So there was one community, so that was the brass casting people, or they are identified as Ojha. Okay, Ojha of Adilabad. So they are nothing but the brass casting people. Okay, सो ये जो ब्रास कास्टिंग पीपल है ना, तो क्या हो गया उनका कि उनका ग्रेजुअल सोशल डिजनरेशन होने लगा. एंड इट वाज नॉट मियरली इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट ऑल्सो इन एरिया सच एज एजुकेशन. ओके, क्योंकि उनके काम के लिए इतना महत्व रहा ही नहीं. सो इट इज़ नॉट रेयर टू फाइंड अ लिटरेट एंड एजुकेटेड ग्रैंडफादर एंड एन इलिटरेट ग्रैंडसन इन दिस कम्युनिटी. सो ऐसा है कि उनके जो ग्रैंडफादर्स है दे आर एजुकेटेड बट देयर ग्रैंडसन्स आर इलिटरेट. सो ऑड कॉम्बिनेशन.
So after many decades of near poverty and several attempts by NGOs and government to empower them, now this community has by themselves recaptured the village market and their lost status and are gainfully occupied once again in a patronage relationship with local communities. So बहुत काम करना पड़ता है ऐसे कम्युनिटीज़ के ऊपर, उनको मदद करनी पड़ती है एट एवरी स्टेज, ओके। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा उनके सामने खड़ा रहता है कि आर्ट फॉर्म तो है अपने पास, पर ये मुझे खाना दे सकती है क्या, राइट। और अगर नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, कुछ तो जॉब वगैरह कर लेता हूँ, राइट। तो कलाश्रम जैसे जो सेंटर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए मार्केट खड़ा कर देते हैं, उनके लिए कमाने का कुछ मीडियम खड़ा कर देते हैं, राइट। सो दैट इन दिस वे दिस थिंग्स आर रीजनरेटेड एंड उनका जो लॉस्ट स्टेटस है ना, वो उनको फिर से वापस मिलता है। सो कलाश्रम में ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स है, रेयर आर्ट फॉर्म्स, वो प्रेजेंट करने के लिए बहुत अलग अलग उन्होंने व्यवस्था की है। जैसे वहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, ओके। सो एक आर्ट फॉर्म जो है वो बाकी के लोगों को सिखाया जाता है बाय एक्सपर्ट्स, ओके। देन आर्ट फॉर्म्स कैन बी इंटरचेंज इन बिटवीन द स्किल्ड कम्युनिटीज़, ये भी होता है। फिर म्यूज़ियम है वहाँ पे, ओपन एयर थिएटर है, सेवरल स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे ऐसे मीटिंग्स होती है, और स्किल्ड कम्युनिटी जो होती है दो, उनमें से जो अपना अपना आर्ट फॉर्म है वो इंटरचेंज भी होता है। और इस तरीके से आर्ट फॉर्म के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती है, ओके। सो सिर्फ आर्ट फॉर्म ही नहीं, गुरुजी ने बहुत ही अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स पे या सोशल प्रैक्टिसेस पे अपना जो जीवन है वो डेडिकेट किया। ही डेडिकेटेड अ लाइफ टाइम एफर्ट इन स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द रोल ऑफ द जीनोलॉजिस्ट एंड द कम्युनिटी हिस्टोरियंस ऑफ द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ आदिलाबाद। सो सोशियोलॉजी के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा काम रहा कि कैसे जो सामाजिक व्यवस्था है वो डेवलप होती है, राइट। सो he maintains a live museum where the storytellers and bards store their scroll paintings and use them when they need them, right। सो जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनके पास पेपर का या क्लॉथ का एक शीट होता है, उसके ऊपर वो अपनी स्टोरी पेंट करते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए भी गुरुजी के पास सिस्टम थी। So, such communities are numerous in this region in Adilabad, as each caste and tribe has one such historian community linked to them by patronage. So, he calls this group of communities the भिक्षावृत्ति, right? So, ऐसे communities हैं जिनको कहा गया है, मुझे मतलब गुरुजी बोलते थे भिक्षावृत्ति, ओके। सो इस वृत्ति के जो लोग हैं ना, वो बताते हैं एक्चुअली कि आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। सो दीज आर स्टोरी टेलर्स और सोशल हिस्टोरियंस, जो आपका सोशल बैकग्राउंड आपको बताते हैं। सो इनके भी कलेक्शंस जो है वो गुरुजी के पास पहले से थे, राइट। सो सच अ ग्रेट नॉलेज ही हैज स्टोर्ड। So according to Guruji, the core of Indian society is design, okay। So we design everything, so every system, every shastra and everything we do, okay। So that is the based upon the design, okay। So all the material things, so core is design, so they are evoked as a certain quality in the mind of the user, and the beauty and simple creativity that we see in everyday things in a village is not incidental, okay। So it is the same way in which every aspect of its economy, its social relationship were designed. So the creative eye or Saundarya Drishti is still latent in this society and is waiting to be harnessed. So this was the opinion of Guruji. So we need to, if and this is very important, if we need to understand, if you want to understand some core structure, or we can say some जैसा जैसे मिडास टच होता है, राइट। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का सोल समझना है ना, सो वी नीड टू हैव सच आई, ओके। सो आपको अगर ऐसा आई है, आपके पास ऐसी ऐसी दृष्टि है जो आर्टिस्टिक है,
ओके। सो जो एस्थेटिक व्यू है अपने पास, तो आप ये सारा समझ सकते हो। सो आर्टिस्टिक व्यू अंदर होना जरूरी है, वो सिखाया नहीं जाता। सो दीज वर द ओपिनियंस ऑफ गुरुजी। एंड उन्होंने ये सारा नॉलेज प्रिजर्व करने के लिए जो कुछ भी एफर्ट बनाया और ये हमारे सामने रखा, और एक विलेज की व्यवस्था कैसी होती है, इस तरीके से ये पूरा इंटरकनेक्ट किया। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई Guruji Ravinder Sharma's contribution in the IKS is highly appreciated. It should be highly appreciated by us. ओके, तो इसके बाद राजीव दीक्षित जी के बारे में बात करते हैं। क्या बात होती है ना कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज़ नॉट गोइंग इन अ गुड वे, ओके, और राइट वे, पर ये लोगों के सामने कैसा रखना चाहिए, और या खुद के बिहेवियर में ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे हम आईकेएस ने जो मार्ग बताया है या जो कुछ भी एप्टीट्यूड बताया है, थॉट प्रोसेस जो बताई है, उसको कैसे सपोर्ट कर सके, राइट? ये हमको समझ में नहीं आता। This person, Rajiv Dixit, he was educated in the same system in in which we are studying, right? तो ऐसा कुछ अलग शिक्षा उनकी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, राइट? और वही पॉइंट पकड़ के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। सो ही इज नथिंग, एक्चुअली इनके बारे में बताया जाए तो ही इज एन सोशल एक्टिविस्ट। हमने इस वीडियो में, इस सीरीज में जितने जितने लोगों के बारे में स्टडी किया है ना, सो यू कैन रेफर देम ऑन इंटरनेट, यू कैन स्टडी देयर बुक्स, ओके, और समझ सकते हो आप कि उन्होंने कैसे काम किया। इतने ही लोग नहीं है एक्चुअली, देयर आर मल्टीपल पीपल, ओके, पर उनमें से कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो राजू दीक्षित वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयुर्वेद को प्रमोट किया, एलोपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स रहे हैं या उनका जो वर्किंग मेथड है उसको अपोज किया, ओके, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को अपोज किया, और स्वदेशी कल्चर जो है ना, जो अपने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको प्रमोट किया। मतलब हर एक ब्रांच में जो भी आपके मतलब जीने के लिए आपको जो कुछ भी, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों में आप स्वदेशी कैसे ला सकते हो, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा काम का स्टाइल जो है वो डिज़ाइन किया। सो ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन इन फिरोजाबाद। सो इन 1994 he went to Allahabad for higher education, but he became an activist before completing his education itself. So he was the national secretary of Bharat Swabhiman Trust. Okay, so Bharat Swabhiman ट्रस्ट के ये सेक्रेटरी रहे हैं। तो उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, उसका नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। आज़ादी बचाओ आंदोलन। सो इसका अगर नाम आप देखेंगे तो सेफ फ्रीडम मूवमेंट। सो इट वाज स्टार्टेड इन द अर्ली 1990s. So it was a campaign to protect Indian industry. Okay, so it was established to protect Indian industries. क्योंकि अगर वो टाइम आप देखते हो जहाँ पे राजू दीक्षित जी ने काम करना शुरू कर दिया था, तो हम सब लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल मार्केट्स, फॉरेन कंपनीज, इनसे घिरे हुए थे, राइट? सो they were increasing their presence in India, and it was as a part of globalization. So ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमारे जो नेटिव बिजनेसेस है, नेटिव इंडस्ट्रीज है,
वो खतरे में आ चुकी थी, और अगर इनको बचाया नहीं जाता तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपना काम खो देते, वो भूल जाते कि हम किन चीज़ों में स्किल्ड है, राइट। सो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इन सारे ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो कुछ भी कंपनीज चलती है, उनके काम पे, उनके प्रोडक्ट्स पे कमियां जो थी उनकी, राइट, और उनका जो हेवीली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, सो उसको स्ट्रांगली अपोज करना शुरू कर दिया। तो उनका अवेयरनेस कैंपेन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि लोग समझने लग गए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगती ही नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल नेसेसरी, ओके। वो सिर्फ हमको ऐसा दिखाया जाता है कि दीज आर नेसेसरी फॉर लिविंग, and we invest our money, we invest our time, and at the cost of investing our lifetime and our money, we are getting lot of harm by involving ourselves by in using these materials, okay। so उन्होंने लोगों को ऐसे दिखाया कि कैसे हम अपने हेल्थ पे, ओके, हमारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे हैं खुद को ही, ओके, बाय यूजिंग सच मटेरियल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका और एक मानना था, दैट इज ये डिमांडेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। सो ये वाला उनका जो थॉट था वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मानते थे कि इट वॉज द मीन्स दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम वॉज द कोर रीजन फॉर ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, and he claimed that 80% of tax revenue was used to pay the salaries of politicians and bureaucrats, and they compared the modern budget system of the Indian government to the earlier British budget system in India, okay। तो ये भी उनका जो इम्पोर्टेंट मानना था, उनका ओपिनियन था, वो वहाँ उस टाइम पे जब वो उनका कैंपेन चलता था, तब ये मानना जो था उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत रहा। तो इनके काम के कुछ फीचर्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी बड़ी पब्लिक फिगर कैसे बन गए। सो इनके जो फीचर्स थे, तो सबसे पहली बात, उनका जो शिक्षण था वो आईआईटी में ही हुआ था, पर आईआईटी में सीखते वक्त उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि व्हाट वर दी एजुकेशनल, क्या ऐसा पार्ट है कि जिससे एजुकेशन में गड़बड़ हो जाती है। सो he identified the weak points, okay, so weak points of that time education system। सो उन्होंने करेक्टली लोगों के सामने ये बात रखी कि इफ वी नीड टू बिल्ड अप दिस स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, ओके, पेट्रियोटिक सोसाइटी, देन वी नीड टू वर्क ऑन दी एजुकेशन सिस्टम, आर एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि वही बात थी कि हमारे एजुकेशन में, इंडिया के एजुकेशन में ऐसा कौन सा भी पार्ट नहीं था कि जो हमको हमारे देश के प्रति गौरव की भावना दे, राइट। हमारे इंडियंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, हमारे शास्त्रों का परिचय नहीं था, हमारी जो इतनी बड़ी सोशल सिस्टम है वो किन आधार पे खड़ी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, ओके। सो देयर वाज नॉट इवन अ पिंच ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेंशन्ड इन इट। और उन्होंने ये भी लोगों तक पहुंचाया कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, तब उन्होंने सबसे पहला काम कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का किया, ओके। तो ये सारी जो बातें हैं वो उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाई। सो द फर्स्ट पिलर वेयर वी नीड टू वर्क, दैट इज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की ग्लोरी है वो वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये ऐसी बातें उनके कैंपेन्स का, उनके व्याख्यान का प्रमुख विषय हमेशा रही, राइट। सो second thing is he identified the lifestyle of Indian people,
कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम कैसे हमारे रूट से बहुत दूर पहुंच गए हैं, राइट। सो वी डू नॉट फॉलो दी lifestyle or the such a lifestyle which is mentioned in our text or which is followed by the ancient people, right। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं या हमारी लाइफस्टाइल जो है वो मैनिपुलेट की जा रही है, राइट, ताकि हम बहुत सारे डिसीजेस से घिरे हुए रहे, ओके। हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, और ताकि ये जो अवस्था है, ये जो कंडीशन है, तो इस लाइफस्टाइल से एक ऐसी कंडीशन बने, ओके। सो सच अ क्रिएटिंग कंडीशन as a marketplace for companies, okay, at global level. So हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से मैनिपुलेट हो रही है, एंड देन वी आर गेटिंग डिसीजेस, ओके, एंड दिस डिसीजेस आर लाइफस्टाइल ओरिजिनेटेड डिसीजेस, ओके। और इनको ट्रीट करने में हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसे सिस्टम अपनाते हैं जो सिर्फ सिस्टम ट्रीट करे, ओके। और रूट्स ट्रीट करने वाली सिस्टम जो है उससे हम दूर गए हैं, जो आयुर्वेद का प्रचार, ओके। सो आयुर्वेद का, और वी कैन से ट्रेडिशनल, ओके, ट्रेडिशनल होममेड, ओके, होममेड मेडिसिन्स, ठीक है, इनके बारे में अवेयरनेस कि ये भी इनके व्याख्यान का विषय रहा है, राइट। सो ये यूज करो, या और एक अप्रोच उन्होंने सामने रखा, दैट इज योर फूड इज योर मेडिसिन, ओके। सो ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ treatment in the form of diet, राइट। सो खाना ऐसा खाओ कि ताकि आप लोग स्वस्थ रहे, या अगर आपको कुछ डिसीज है तो अपने खाने से वो दूर करो, राइट। सो ये उनके व्याख्यान के हमेशा कुछ विषय रहे हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऐसी भावना कि जिससे जो बच्चे सुन रहे हैं या यूथ सुन रही है, कि उनको लगे कि हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो हो रही थी, राइट, एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ओके, और वी आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉलेज सिस्टम। सो ये ऐसा जो गौरव की भावना है, ये फीलिंग है, सो ये फीलिंग उनके व्याख्यान से लोगों तक पहुंचती थी। सो एजुकेशन सिस्टम, लाइफस्टाइल, फिर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर अगर आप कहेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर, राइट, सोशल स्ट्रक्चर भारत का, और इन सारे सारे तरीके से, इन सारे वी कैन से ब्रांचेस में स्वदेशी को प्रमोट करना, ओके। तो यहाँ पे लोकल नॉलेज जो है, आगे अगर हम देखेंगे तो लोकल नॉलेज जो है या लोकल बिजनेसेस जो है, लोकल बिजनेसेस जो है, तो उनको प्रमोट करना, उनका काम जो है वो लोगों के सामने रखना। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो अपना जो जो भी पैसा बाहर जाता है, हर उसे हर एक मार्ग में, इन एवरी पॉसिबल वे उसको रोकना, ये उनका काम करने का क्या था, तो सबसे बड़ा मिशन था, उनका सबसे बड़ा स्टाइल था, ओके। सो इन तरीकों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े अवेयरनेस कैंपेन चलाए, लोगों के मन में स्वदेशी की भावना जगाई, देश के प्रति आदर जगाया, ओके, और लोगों को अवेयर किया
कि आपका पैसा जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, और कैसे आप लोग अपने घर की चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से उनका काम हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। ओके। सो इस वीडियो में हमने दो जो आईकेएस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे पहले जो थे वो थे गुरुजी रविंदर शर्मा, गुरुजी रविंदर शर्मा। सो जिन्होंने आर्ट फॉर्म जो है, रूरल आर्ट फॉर्म, ट्राइबल आर्ट फॉर्म, वो प्रिजर्व करने में के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, उनको लोकल मार्केट जो है वो अवेलेबल करवाने के लिए जो कुछ भी कलाश्रम फॉर्म किया, तो उनके बारे में बात की। और सेकंड जो आज के वीडियो के कंट्रीब्यूटर है राजीव दीक्षित, तो उन्होंने कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जहाँ पे डिटेरियोरेशन स्टार्ट हुआ है और आप कैसे उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, इस बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखी। तो इसके पहले हमने क्या क्या देखा है उसके एक छोटे से समरी देखते हैं, और कैसे हमने अलग अलग लोगों के काम जो है ना वो समझने की कोशिश की है वो देखते हैं। इनके साथ ही हमने पिछले वीडियो में कृष्णाजी विनायक वजय जी के बारे में बात की। हम लिस्ट बना लेते हैं और फिर उनका जो काम है वो शॉर्ट में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। कृष्णाजी विनायक वजय, इनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने जीजी जोशी जी के बारे में देखा था। फिर आगे जाके हमने सुधाकर जोशी जी जो थे इनके बारे में देखा। फिर सुभाष पालेकर, इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। ओके। फिर हमने यस शिवकर बापूजी तळपदे, इनके बारे में देखा। और हमने देखा था डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ऐसे हमने कुल मिला के 8 कंट्रीब्यूटरीज के बारे में बात की है, राइट। सो इनमें से जो कृष्णाजी विनायक वजय थे, इन्होंने शिल्प शास्त्र की जो कुछ भी लॉस्ट लिनिएज थी वो हमारे सामने रखे, लॉस्ट कनेक्शंस थे वो हमारे सामने रखे। भृगु शिल्प संहिता के जो कुछ भी लिमिटेड श्लोक उनको उपलब्ध हुए, उन श्लोक के आधार पे उन्होंने शिल्प शास्त्र का जो डिफ्रेंसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे सामने रखा। और उन्होंने शिल्प शास्त्र को 10 शास्त्र, 32 विद्या और 64 कलाओं में डिवाइड करके हमारे सामने रखा। यही नहीं तो उन्होंने शिल्प शास्त्र के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, और ये जो आर्टिकल्स है उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शिल्प शास्त्र का जो विस्तार है वो समझाने की कोशिश की। और आज अगर हमारे पास शिल्प शास्त्र का जो कुछ भी नॉलेज है इतने रिजॉल्व फॉर्म है तो में है, तो उसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो वजय जी को जाता है। जो गोगा जोशी है उन्होंने इनके ही काम को आगे बढ़ाते हुए शिल्प शास्त्र का एक एपिसेंटर क्रिएट किया, कि जहाँ पे शिल्प शास्त्र के जो कुछ भी कृष्णाजी विनायक वजय जी ने जो मटेरियल इकट्ठा करके रखे थे, वो सारे जो मटेरियल्स हैं वो अच्छे से कलेक्ट करके, डॉक्यूमेंट करके उन्होंने अपने पास रखे। और उसके ऊपर उन्होंने भी आर्टिकल की सीरीज लिखी अलग अलग, और जिससे हमें ये शिल्प शास्त्र की एक बहुत अच्छे से जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। फिर आगे जाके अगर हम सुधाकर जोशी जी के काम के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने रेन प्रेडिक्शन जो नॉलेज ब्रांच है उसके बारे में क्या किया, तो हमारे सामने काम रखा। तो जो प्राचीन पद्धति है, दिव्य पद्धति, भौम पद्धति और अंतरिक्ष पद्धति, तो ये जो पद्धति है रेन प्रेडिक्शन की, ये आज भी एप्लीकेबल हो सकती है अगर हम प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे तो। और वो कैसे, इसका विथ एग्जाम्पल उन्होंने एक मराठी में पुस्तक लिखा, तुम्हीच तुमचे पर्जन्य तज्ञ व्हा। ओके।
तो इस पुस्तक में उन्होंने ये जो सारा नॉलेज है ये हमारे सामने रखा और रेन प्रेडिक्शन के माध्यम से अपने जो अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस इज एग्रीकल्चरल साइंस रिलेटेड बिजनेसेस, उसमें कैसे मदद हो सकती है, ये विथ एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने प्रूव किया। एंड ही इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी गुड इंस्पिरेशन। उन्होंने अपना जो काम है ये आफ्टर रिटायरमेंट शुरू किया एंड देन ऑल्सो ही अचीव सच लेवल। ओके, सो फॉर अस ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। ओके, फिर सुभाष पालेकर जी के बारे में हमने बात किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स लैंड पे या क्रॉप्स पे हुए हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऐसी एक मेथड फाइंड आउट की जो नेचर के लॉज अप्लाई करती है अपने फार्म में, और उस तरीके से जो कोई भी फार्मर्स है वो कैसे अपना जो गेन है, प्रॉफिट है, वो बना के रख के नेचर को हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन भी उन्होंने फार्मर्स में चलाया और अपनी इस मेथड से उन्होंने क्या किया, तो फार्मर्स को अवेयर किया, फार्मर्स को एजुकेट किया और जो रासायनिक खेती के जो कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो रोकने के लिए फार्मर्स को उन्होंने हेल्प की। राइट, सो इनकी जो मेथड है फार्मिंग की, इनकी जो इनोवेटिव मेथड है वो आज सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग इस नाम से जानी जाती है। राइट, एंड उनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इसके लिए। फिर हमने शिवकर बापूजी तलपदे जी के बारे में बात की, जिन्होंने जो कुछ भी हमारा एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कुछ भी हमारे नॉलेज था वो लॉस था, तो उसको रिजनरेट करने के लिए इन्होंने वेदों का आधार लिया, वेदों की अर्थ करने की प्रक्रिया जो है वो फाइंड आउट की। ओके, उस तरीके से खुद भी काम किया और क्या किया आगे जाके, तो एक ब्रांच उन्होंने आइडेंटिफाई की जैसे एरोनॉटिकल साइंस और वेदों का ज्ञान, ऊपर से जो कुछ भी उनको ग्रंथ हाथ में मिला वैमानिक प्रकरण, तो उसको अच्छे से स्टडी करके उन्होंने मरुत्सखा नाम का एयरक्राफ्ट जो है उसका वर्किंग मॉडल बनाया और वो फ्लाई करके भी दिखाया। ओके, सो ये कंट्रीब्यूशन उनका जो था वो बहुत ही बड़ा रहा। और फिर हमने राजेंद्र सिंह जो है उनके बारे में भी बात की है कि उन्होंने जो कुछ भी जल शास्त्र जिसको हम कहते हैं, ओके, हाइड्रोलॉजी, इस ब्रांच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने जो हमारे जो वाटर चैनल्स है अलग अलग या वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स है उसको ट्रेडिशनल तरीके से लोगों को सिखाया और उसके लिए जो पानी का जो प्रॉब्लम रहा है या नदियाँ हैं अलग अलग उनको रिवाइव करने की जो नीड थी वो उन्होंने फुलफिल की। ओके, सो उनको वाटरमैन ऑफ द इंडिया नाम से जाना जाता है और इनका जो काम है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ओके, सो इन दिस वे हमने इन कुछ लोगों के काम के बारे में इंफॉर्मेशन ली। दीज पर्सन्स दे हैव सेट एग्जाम्पल कि आईकेएस जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है, सिर्फ आपको खुद के रास्ते चुनने पड़ते हैं। ओके, तो अगर आप में से किसी को इसमें इंटरेस्ट आता है और अगर आपको इसमें काम करना है तो आप इसमें से किसी भी पर्सन के वर्किंग स्टाइल का स्टडी कर सकते हो, उनके अप्रोचेस का स्टडी कर सकते हो एंड देन यू कैन लीड टू योर ओन वे। ओके, आप अपनी ब्रांच फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें कैसे काम किया जा सकता है वो सेट कर सकते हो। ओके, सो हियर वी आर कंक्लूडिंग दिस मॉडल एंड हियर वी आर कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल। और आगे हम नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन दिस टू मॉडल्स। ओके, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, हाँ, आज के हमारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो दिस नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, सो हमारा जो इन्फॉर्मेशन लेने का या स्टडी करने का जो पार्ट है वो इधर ख़त्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द एनालिटिकल मोड ऑफ दिस कोर्स। ओके, सो अगर आपको इस मॉड्यूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। Okay, see you in the next video. Thank you.